सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 विकास के परिप्रेक्ष्य का एक टॉपिक साथी समूह से संबंध, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन की चर्चा करेंगे। आज के पाठ के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार रहेंगे। पाठ के अंत में अधिगमकर्ता साथी समूह से प्रतिस्पर्धा और सहयोग किस प्रकार बच्चों के विकास प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, ये जान पाएंगे। अधिगमकर्ता ये जान पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति का आधार क्या है और प्रतिस्पर्धा के क्या प्रभाव हैं, और ये जान पाएंगे कि सहयोग का विकास की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि किस तरह साथी समूह बच्चे के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बाल्यावस्था से आरंभ होके वह समय जब वह अपने समान आयु के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करना आरंभ करता है, तब से आरंभ होकर किशोरावस्था और उसके बाद के वर्षों में साथी समूह और साथी समूह से संबंध विकास को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। पिछले पाठ में हमने साथी समूह संबंधों के एक आयाम पर चर्चा की थी और वो आयाम था मित्रता तथा लैंगिक, फ्रेंडशिप एंड जेंडर। इस पाठ में हम साथी समूह संबंध के दूसरे आयाम की चर्चा कर रहे हैं और वह है प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग। विभिन्न अध्ययन हम लोगों को ये बताते हैं कि बाल्यावस्था से आरंभ होके ये आयाम साथी समूह के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा उनके साथ सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं विकास को प्रभावित करने वाले। और विशेष तौर पर किशोरावस्था के दौरान इन कारकों का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। अध्ययन हम लोगों को ये बताते हैं कि 15 वर्ष की आयु के आसपास साथी प्रभाव व दबाव के प्रति किशोरों की चरम संवेदना होती है। ये वे समय है जब किशोर के लिए उसका साथी समूह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है और उस साथी समूह के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के कई आयामों को प्रभावित करना आरंभ कर देते हैं। इस स्लाइड में हम प्रतिस्पर्धा के उत्पत्ति का आधार देखेंगे। पिछले पाठ में भी हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार बाल्यावस्था से आरंभ होके आत्म संप्रत्यय निर्माण या जिसे स्व प्रत्यय निर्माण या सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहा जाता है, वह बाल्यावस्था से आरंभ करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है बालक के विकास की। और बाल्यावस्था से आरंभ करके ये कार्य, स्व निर्माण का कार्य, किशोरावस्था तक और उसके बाद तक चलता रहता है। लगातार बच्चे के स्व में परिवर्तन आते रहते हैं, नए नए अनुभवों के साथ। अपने बारे में उसकी जो छवि है, उसके अपने शारीरिक गुणों, मानसिक गुणों, संवेगात्मक गुणों के बारे या व्यवहारात्मक विशेषताओं के बारे में
उसका आरंभ बाल्यावस्था से होता है और इसी आत्म या स्व के बहुत से आयाम हैं जिनमें स्व अभिव्यक्ति तथा आत्मसम्मान, ये दो आयाम प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक बच्चा अपने स्व की अभिव्यक्ति चाहता है और हर एक बच्चा आत्मसम्मान चाहता है। उसके आत्मज्ञान की प्रक्रिया कई पड़ावों से गुजरती है। अपने बारे जो उसका ज्ञान है, शुरू में उसका निर्धारण उसकी अपनी बाहरी विशेषताओं, जैसे कि वो कितना लंबा है, देखने में शारीरिक तौर पर कितना कैसा है इत्यादि के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात स्व का ज्ञान का निर्धारण उसकी अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाने लगता है। उदाहरणार्थ, वह अपने बारे में इस छवि का निर्माण कर सकता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धि एक मानसिक, एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया, आंतरिक विशेषता। और फिर अगले पड़ाव में वह अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना अपने साथी समूह के अन्य सदस्यों के साथ करना शुरू कर देता है। उदाहरणार्थ, वह अपने बारे में इस तरह की छवि का निर्माण कर सकता है कि मैं औरों से अधिक बुद्धिमान हूँ। और यही आयाम फिर प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति का आधार बनता है। तो अपने पीयर ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ जो उसका कंपटीशन चलता है, उसमें उसके अपने आत्म प्रत्यय से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण आयाम, स्व अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, तथा आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, के साथ साथ सामाजिक तुलना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन सब के मिलीजुली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही प्रतिस्पर्धा का आरंभ होता है अपने पीयर ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ। और प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग का क्या महत्व है बालक के लिए, इसके बारे में सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। पश्चिमी संस्कृतियों और पश्चिमी देशों में विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं बालक के, जिसमें प्रमुख उसके माता पिता, भाई बहन, अध्यापक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्हें अदर सिग्निफिकेंट अदर्स कहा जाता है, वे प्रतिस्पर्धा को अधिक बढ़ावा देते हैं। क्योंकि वो सोसाइटीज़ इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक बल दिया जाता है। अतः बच्चे को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ, साथी समूह के अन्य सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए पुनर्बलित, रीइंफोर्स किया जाता है। जबकि परंपरागत भारतीय संस्कृति में हम साथी समूह से सहयोग पर अधिक बल देते हैं। साथी समूह के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के दोनों तरह के पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि एक स्वस्थ, एक सार्थक प्रतिस्पर्धा अपने साथी समूह के सदस्यों के साथ बच्चे के निष्पादन में सुधार लाती है। तो विभिन्न शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियां जो विद्यालय में चलती हैं, उनके निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में
इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है उस बच्चे के अपने साथी समूह के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा बच्चे में अभिप्रेरणा के स्तर को भी बढ़ाती है। उसका व्यवहार अधिक लक्ष्य निर्देशित हो जाता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो अधिक ऊर्जा लगाना आरंभ कर देता है। और इसके साथ साथ उसके आत्मसम्मान की प्राप्ति से भी प्रतिस्पर्धा जुड़ी हुई है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति में आत्म संप्रत्यय के विभिन्न आयाम सम्मिलित हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा का बच्चे के अपने बारे में जो सम्मान है, आत्मसम्मान, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। और इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा बच्चे में सामाजिक कौशलों को बढ़ाने में भी सहायक है। वो अपना अनुकूलन करना सीखता है सामाजिक तौर पर विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों के साथ और सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर। परंतु नकारात्मक तौर पर प्रतिस्पर्धा जो है वो बच्चे में ईर्ष्या, आक्रामकता, असामाजिकता इत्यादि असामान्य व्यवहारों को जन्म दे सकती है। सहयोग को परिभाषित किया जा सकता है जब भी कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके कुछ सामान्य उद्देश्य हों, सामान्य अर्थात कॉमन गोल्स हों, उन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन व्यक्तियों द्वारा किया गया साझा प्रयास, निरंतर प्रयास सहयोग कहलाता है। और सहयोग सामाजिक जीवन का आधार है। मनुष्य के तौर पर हमारी प्रजाति ने जो भी तरक्की की है, जो अलग अलग अचीवमेंट्स किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें सहयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें उस प्रक्रिया के सभी सहभागी लाभ उठाते हैं, सभी को कुछ ना कुछ फायदा होता है, सभी लाभान्वित होते हैं। साथी समूह के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग से बच्चे के विकास के कई पहलू प्रभावित होते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि इसके द्वारा उसके अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, क्योंकि जो सामाजिक कौशल अपने समूह सदस्यों के साथ, साथी सदस्यों के साथ वो सीखता है, उन सामाजिक कौशलों का स्थानांतरण अन्य सामाजिक व्यक्तियों, कारकों और परिस्थितियों के प्रति भी होता है, जिसमें उसके अपने माता पिता भी हैं। बहुत से अध्ययनों में देखा गया है कि वो किशोर जो अपने साथी समूह के साथ विभिन्न सहयोगात्मक क्रियाओं में डाले गए, लिप्त किए गए, उनका बाद में अपने माता पिता के साथ भी अच्छे अंतर्व्यक्ति संबंध बनाने में योगदान रहा। इसके साथ सहयोग का एक प्रभाव उसके अपने आत्म प्रत्यय के निर्माण से भी संबंधित है। सहयोग के कारण ये देखा गया है विभिन्न अध्ययनों में कि बच्चे का जो अपने बारे में छवि का निर्माण या जिसे आत्म प्रत्यय कहा जाता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ऐसे बच्चे जो साथी समूह के साथ सहयोगात्मक क्रियाओं में रहे, उनका अपने बारे में जो स्व था वो बहुत ही धनात्मक और आशावादी था।
ऐसे बच्चों के मुकाबले जो इस तरह की सहयोगात्मक क्रियाओं में कम लिप्त हुए। और क्योंकि आत्मसम्मान, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो भी सहयोग से संबंधित हैं और सहयोग के कारण उसकी जो अपने प्रति सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। और ये सारी बातें, उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, जिन पर सहयोग का धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये सब बाद में उसके विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। क्योंकि जैसा पहले बोला गया कि स्व और उससे संबंधित अलग अलग आयाम उसके विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बन जाता है बाद के वर्षों में, एक तरह से केंद्र बिंदु बन जाता है। सहयोग का बच्चे के व्यक्तित्व के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव देखा गया है। सहयोग के कारण बच्चे के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में सुधार होता है, कम्युनिकेट करने की योग्यता बढ़ती है। और साथ ही क्योंकि सहयोग ऐसी स्थिति है जहाँ पर उसको अन्य व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने समूह के अन्य जो सदस्य हैं उनके साथ अंतःक्रिया करनी है, तो वो अपने आप को उनके अनुसार ढालना सीखता है, उनके दृष्टिकोण को समझना सीखता है, उनको स्वीकार करना सीखता है। और ये सारे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल, इन सब पर सहयोग का धनात्मक प्रभाव देखा गया है। सहयोग में वह बच्चा अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है और वयस्कों की अनुपस्थिति में, क्योंकि अब वो सारे समान आयु के बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में वो स्वयं ही समूह से संबंधित इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि समूह में अलग अलग भूमिकाएं किस तरह से निश्चित की जाएं, समूह क्रियाएं किस तरह से क्रियान्वित की जाएं और उनका नियमन किस तरह से किया जाए, समूह नियम क्या हों। तो ये सारी बातें निर्णय करने में और उनको क्रियान्वित करने में सहयोग की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सारी बातें सहयोग के ऊपर ही आधारित हैं और ऐसा करते हुए समूह में बच्चा नए सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल सीखता है। तो आज के पाठ में हमने साथी समूह संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयाम प्रतिस्पर्धा तथा दूसरा सहयोग के ऊपर चर्चा की। हमने ये जाना कि किस प्रकार प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। हमने ये जाना कि प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस प्रकार स्व तथा स्व के विभिन्न आयामों जैसे स्व अभिव्यक्ति तथा स्व आत्मसम्मान और समूह सदस्यों के साथ सामाजिक तुलना पर आधारित है। हमने ये भी चर्चा की कि प्रतिस्पर्धा के क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं विकास की प्रक्रिया पर। और अंत में हमने जाना कि सहयोग का अर्थ क्या है और सहयोग के बच्चे के विकास की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।